हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कल्पवृक्ष गुरु एकेडमी। ये बायनोमियल थ्योरम का सेकंड लेक्चर है। इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि बायनोमियल एक्सपेंशन की जनरल टर्म कैसे लिखते हैं और कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बायनोमियल एक्सपेंशन का फार्मूला एक्सप्लेन किया था। क्या है वो फार्मूला, लिख लेते हैं एक बार। x प्लस वाई रेज टू पावर n। ठीक है, स्टार्ट कैसे करते हैं, NC0 और जो भी फर्स्ट है x रेज टू पावर n, सेकेंड रेज टू पावर 0। नाउ नेक्स्ट क्या आता है, NC1। ठीक है, जो लो इंडेक्स है वो इंक्रीज होता है 1 1 करके। अगला क्या आता है, x रेज टू पावर, एक कम हो जाएगा, या अदर वर्ड्स में हम बोल सकते हैं कि n और 1 का डिफरेंस, जैसे n और 0 का डिफरेंस n होता है, ऐसे n और 1 का डिफरेंस n-1। आगे क्या आएगा, y रेज टू पावर 1। अब 1 क्यों आएगा, ये जो दोनों है ना, ये दोनों x और y की जो इंडिसेस है उनका सम n हो जाना चाहिए। n और 0 का सम n होना जाना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं, NC2, x रेज टू पावर n और 2 का डिफरेंस एंड y रेज टू पावर 2। क्यों, क्योंकि दोनों का इंडिसेस का सम n हो जाना चाहिए। चलता रहेगा चलता रहेगा। लास्ट में क्या आता है, NCn, x रेज टू पावर 0 एंड y रेज टू पावर n। ठीक है, ये मैंने एक बार फिर से बता दिया। अब इसी के ऊपर क्या होती है, ऑब्जर्वेशंस है। जैसे मैं ऑब्जर्वेशंस किया थी, फर्स्ट नंबर ऑफ टर्म्स, अगर आपका ये x प्लस वाई रेज टू पावर n है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी एक्सपेंशन में, n+1। अगर x प्लस वाई रेज टू पावर 2 है तो कितनी टर्म आएंगी, 2 + 1 मीन्स 3। अगर पावर 3 है तो कितनी टर्म्स आएंगी, 4। पावर 4 है तो 5। ओके, और ये मैं अभी बता ही रहा था आपको, सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ x एंड y, जो x और y की सम ऑफ एक्सपोनेंट है, इन दोनों का सम कर लो, इन दोनों का सम कर लो, इन सब का सम कर लो, वो n ही रहता है। ओके, अब बायनोमियल कोफिशिएंट NC0, NC1, NCn तक जितने भी बायनोमियल कोफिशिएंट्स हैं, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड। इसका मतलब क्या है कि अगर स्टार्टिंग से सेकंड है और जो लास्ट से सेकंड है उसकी वैल्यू सेम रहेगी, ऐसे ही स्टार्टिंग से जो फर्स्ट है, लास्ट से जो फर्स्ट है उसकी वैल्यू सेम रहेगी। स्टार्टिंग से जो थर्ड है, लास्ट से थर्ड है, उसकी वैल्यू सेम रहेगी। NC0, NC1, ये स्टार्टिंग से फर्स्ट है, ये लास्ट से फर्स्ट है, वैल्यू सेम रहती है। NC1 ये स्टार्टिंग से सेकंड है, ये लास्ट से सेकंड है, वैल्यू सेम रहती है। क्यों रहती है, वाई, क्योंकि NCr = NCn-r होता है। ठीक है, अब देखो, आपसे कोई एक क्वेश्चन करवाते हैं हम आपसे। इसे करने से पहले आप ना एक चीज़, चलो एक और मैं बता देता हूँ आपको। इसमें जैसे x प्लस वाई रेज टू पावर n था, इसी में मैं अगर लिखना चाहूँ x माइनस वाई रेज टू पावर n, तो क्या करोगे आप, इसको ऐसे समझ लोगे कि यार ये तो x प्लस माइनस वाई, ये है पावर n, बस कुछ भी चेंज नहीं होगा। जहाँ पर y आप फर्स्ट वाले में y कर रहे थे, अब यहाँ पर माइनस वाई है, इतना फर्क है बस। लिख दो, NC0 x रेज टू पावर n माइनस वाई रेज टू पावर 0। NC1 x रेज टू पावर n माइनस 1 माइनस वाई रेज टू पावर 1। NC2 x रेज टू पावर n माइनस 2 माइनस वाई रेज टू पावर, क्या आएगा, 2, एंड सो ऑन। ठीक है, लास्ट में क्या आएगा, NCn x रेज टू पावर 0 एंड माइनस वाई रेज टू पावर n। अगर मैं इन दोनों को देखूँ, इसमें क्या डिफरेंस है बताना। सभी टर्म सेम है, बस एक डिफरेंस है कि जहाँ पर y रेज टू पावर यहाँ पे तो 1 है, यहाँ पर माइनस वाई रेज टू पावर 1 है। तो इवन प्लेस मतलब सेकेंड टर्म, ऐसे ही फोर्थ टर्म, ऐसे ही सिक्स टर्म, जहाँ पर माइनस वाई की पावर ऑड आ रही है, सेकेंड टर्म में तो आ रही है माइनस वाई की पावर ऑड, ऐसे ही आपका
किस टर्म में आएगा, 4 टर्म में आएगा माइनस वाई रेज टू पावर क्या ऑड, तो ये नेगेटिव हो गई है, बस इतना फर्क है। इसे मैं डायरेक्ट लिखना चाहता तो ये वाली नेगेटिव हो जाती है सेकेंड, इसके बाद फोर्थ नेगेटिव हो जाती है, इसके बाद सिक्स, तो इसी का एक्सपेंशन बन जाता है ये, ठीक है। क्यों नेगेटिव हो रहा है, क्योंकि माइनस वाई रेज टू पावर ऑड हो रहा है। तो इसी बेस पे अगर मैं आपको क्वेश्चन कहता हूँ कि √3 + 1 की पावर 4 प्लस √3 - 1 की पावर 4 को ओपन करना, तो आप √3 + 1 रेज टू पावर 4 को ओपन कर लो, और सेकंड वाले में तो √3 - 1 की पावर 4 में क्या करोगे कि इवन प्लेस पर जो भी टर्म है उसमें -1 की पावर ऑड हो जाएगी, और -1 की पावर ऑड हो जाएगी तो उसे नेगेटिव लिख देना। तो एक को ओपन कर लो, सेकंड तो अपना आप बन जाएगा, ठीक है। एक को ओपन कर लेते हैं, √3 + 1 रेज टू पावर 4 को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। कैसे ओपन होगा बताओ, 4c0 √3 रेज टू पावर 4 एंड 1 रेज टू पावर 0। नेक्स्ट क्या आएगा, 4c1 √3 रेज टू पावर 3, है ना, पावर कम करते चले जाते हैं ना, 4 3, या ऐसे समझ लो यहाँ 4 है यहाँ 1 है, इन दोनों का डिफरेंस आता है 3, 4 और 0 डिफरेंस 4, ओके। और साथ में क्या आएगा 1 रेज टू पावर, बोलो डिग्री हो जानी चाहिए 4, यहाँ 0 है यहाँ 1 हो जाएगा, तभी तो 3 और 1 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या आएगा 4c2 √3 रेज टू पावर 2 एंड 1 रेज टू पावर 2, और बोलो 4c3 √3 रेज टू पावर 1 एंड 1 रेज टू पावर 3। नेक्स्ट क्या आएगा 4c4 √3 रेज टू पावर 0 एंड 1 रेज टू पावर 4। अब इसे सॉल्व कर लो। 4c0 क्या होता है, बताया था आपको कि 4 में से कोई भी सिलेक्ट ना हो, तो एक ही तो होगा कि कोई भी सिलेक्ट ना हो, 1। और √3 रेज टू पावर 4 को सॉल्व करना है, आपको पता है √3 रेज टू पावर 2 तो 3 होता है, और फिर √3 रेज टू पावर 2 फिर 3 होगा तो 9 हो गया, और 1 रेज टू पावर 0 क्या होता है 1। अब आइए 4c1 पे, 4c1 क्या होगा 4, √3 रेज टू पावर 3 क्या होगा 3 √3, 1 रेज टू पावर 1 तो 1 होगा। आगे चलो 4c2 क्या होगा, अगर आपको नहीं पता तो ऐसे कर लिया करो, 2 टाइम्स लिख लिया करो, 4 3 नीचे 2 × 1, 2 से कैंसिल हो गया 2 पर 6 होता है, √3 रेज टू पावर 2 दे तो बताइए 3 होता है × 1। 4c3 और 4c1 सेम होता है ना, 4 में से 3 सिलेक्ट हो जाए या 4 में से कोई एक रिजेक्ट हो जाए तो 3 सिलेक्ट होने का आ जाएगा ना, तो 4c3 और 4c1 सेम होता है, NCR NCN -R सेम होता है, तो ये 4 होगा, √3 होगा, 1 रेज टू पावर 3 1 होगा, 4c4 1 होता है ना, बताया हुआ है ना आपको, और √3 रेज टू पावर क्या होगा 0 1 होगा, और 1 रेज टू पावर 1 1 होगा। अब इसको थोड़ा अच्छे तरीके से लिख लेते हैं, मतलब सॉल्व करके क्या क्या होगा, है ना, बोलो क्या क्या होगा। ये आ गया आपका √3 + 1 रेज टू पावर 4, सॉल्व करने के बाद आ गया 9 + 12 √3 + 18 + 4 √3 + 1। अब अगले को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मैंने क्या बताया था, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो जहाँ जहाँ पे -1 की पावर ऑड आएगी, यानी इवन प्लेस पर, ठीक है, -1 की पावर ऑड आएगी तो वो नेगेटिव हो जाएगी। तो √3 - 1 रेज टू पावर 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 9 माइनस का हो जाएगा सेकेंड टर्म, और 4 टर्म भी नेगेटिव हो जाएगी, बस इतना फर्क पड़ेगा। अब इनको ऐड कर दो, ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमें ऐड करके पूछा है, ऐड कर लेते हैं, √3 + 1 रेज टू पावर 4, ठीक है, प्लस √3 - 1 रेज टू पावर 4 = 9 और 9 18, ये तो कैंसिल हो गया, ये 36 और ये भी कैंसिल हो गया, और +1 + 2 तो कितना हो गया 56, तो इसका आंसर होगा A। ओके, चलिए अब देखो ये क्वेश्चन जेई में आया हुआ है, ठीक है, और जेई मेंस इजी होता है, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है ना, आप बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हो और अच्छी रैंक ले सकते हो, ठीक है। आप मेरे लेक्चर देख लीजिए, उसके बाद आप डिसाइड करना
इस लेक्चर के बाद ही पता चल जाएगा आपको कि जेईई मेंस का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि जो आप नहीं कर पाओगे। मोस्टली क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे जनरल टर्म के, ठीक है। बस कंसेप्ट क्लियर करो, क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। चलिए देखो 1 प्लस ए एक्स रेज टू पावर एन दे रखा है, ये 1 प्लस 8x प्लस 24x स्क्वायर। आपको अल्फा फाइंड करना है और आपको एन फाइंड करना है। तो इसमें कुछ भी नहीं है, एक्सपेंशन आपको सिखा चुका हूँ, बस वही करना है। बस एक बात ध्यान रखना, जो प्लस से पहले होता है वो x की तरह होता है, उसे x से जूम करके चलना, और जो प्लस के बाद होता है वो y होता है, और वही रहेगा x प्लस वाई रेज टू पावर n का फॉर्मूला। चलो लगाओ क्या होता है x 1 प्लस, अगर मुझे सॉल्यूशन करना है इस क्वेश्चन का, 1 प्लस अल्फा एक्स रेज टू पावर n है, मुझे सॉल्व करना है, ठीक है। तो कैसे स्टार्ट करते हैं, बोलो, यहाँ से स्टार्ट करते हैं ना। NC0 लिखते हैं सबसे पहले, NC0 लिखा, फिर जो भी फर्स्ट है उसको x, यहाँ पर x क्या है 1 रेज टू पावर n, और जो सेकंड है अल्फा x उसकी पावर 0, बोलो ठीक है। सेकंड क्या आएगा बताओ, NC1, क्योंकि नीचे वाला 0 1 ऐसे चलता है, NC0 NC1 NC2 NC3 NC4 ऐसे, और ये x है 1 की पावर, या तो ऐसे याद कर लो इन दोनों का डिफरेंस n-1, या n है फिर एक कम होगा, ये एक कम होगा और दूसरा वाला एक बढ़ेगा, या सेकंड वाले की पावर ये आती है नीचे वाली, ठीक है। NC1 हो गया। NC2 सॉल्व करते हैं, 1 रेज टू पावर n-2 और अल्फा एक्स रेज टू पावर 2, ठीक है। ऐसे भी चेक कर लिया करो, इन दोनों का सम n हो जाना चाहिए, इन दोनों का सम n हो जाना चाहिए, इन दोनों का सम n हो जाना चाहिए। अब देखो कि आगे करें इसको, कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हमें दे रखा है ना x स्क्वायर तक दे रखा है, तो x स्क्वायर आ गया, आगे कैसे कंपैरिजन कर ही नहीं पाएंगे आगे। चलो अगर इतना समझ में आ गया, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व और कर लेते हैं। क्या आएगा देखो, 1 प्लस अल्फा एक्स रेज टू पावर n इजिकल टू NC0 1 होता है, 1 रेज टू पावर n भी 1 होता है, ये भी 1 होता है, ये भी 1 होता है, ये भी 1 होता है, तो ये तो 1 आ गया। तो देखो यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, ये तो ठीक है। आगे चलते हैं, प्लस NC1 क्या होता है n, NC1 क्या होता है n, है ना, ठीक है, n लिख दिया। 1 रेज टू पावर कुछ भी है वो तो 1 रहेगा, अल्फा एक्स बच गया, n अल्फा एक्स प्लस NC2 क्या होता है, n को 2 टाइम्स तक लिखो, 2 टाइम्स तक 1 रिड्यूस करके लिखो, n एक बार फिर एक कम कर दो n-1, और नीचे जो भी है 2 इसको भी लिखो, 2 फैक्टर क्या होता है 2 × 1, और 1 रेज टू पावर कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, वो तो 1 ही रहता है। ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। अब कंपैरिजन कर लो, आप अब इसका कंपैरिजन कर लो। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, ठीक है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर n अल्फा है, तो एक वैल्यू तो हमें यहीं से पता चल जाती है, जो n अल्फा है वो हमारा 8 है, n अल्फा हमारा 8 है, ओके। सेकंड आ जाओ, सेकंड क्या है हमारे पास, बोलो सेकंड क्या है हमारे पास 24, और यहाँ पे क्या है, ये पूरा x का कोफिशिएंट, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 24 है, यहाँ x का कोफिशिएंट इतना है, तो इसे लिख दो n-1 अपॉन 2 इंटू अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 24, ठीक है। चलो इसे सॉल्व करते हैं। अब अल्फा स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई करूँगा इसको, तो ये क्या है देखो, पहले इसको देखो, ये n स्क्वायर है ना, और ये अल्फा स्क्वायर, तो n स्क्वायर अल्फा स्क्वायर हो गया, और माइनस में क्या आ गया n अल्फा स्क्वायर, इस 2 को उधर ले जाते हैं 48। अब इसकी अगर मुझे वैल्यू पुट करनी है n अल्फा की, तो कैसे कर सकता हूँ, n अल्फा पे होल स्क्वायर, इसे n अल्फा इंटू अल्फा लिख सकता हूँ इज इक्वल टू 48। अब मुझे बताओ n अल्फा की वैल्यू 8 है, 8 का स्क्वायर 64 माइनस का 8 अल्फा इज इक्वल टू 48।
चलो और सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना आ जाएगा 64 माइनस का 48 इज इक्वल टू 8 अल्फ़ा। कितना हो गया 64 में से 48 गया तो 40 में से 8 गया 6, 5 में से 4 गया 1 अपॉन 8 इज इक्वल टू अल्फ़ा। अल्फ़ा आ गया 2। अल्फ़ा 2 आ जाएगा। इस अल्फ़ा की वैल्यू को इसमें पुट कर दो तो n कितना आ जाएगा बोलो 4। ठीक है, अल्फ़ा भी आ गया n भी आ गया। कुछ था इसमें बताओ बताओ, जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, अल्फ़ा और n निकालना था। और देखो अच्छा, अब देखो जनरल टर्म, ये बहुत ही ईजी है अगर ध्यान से देखोगे तो। अगर आपको कोई पूछे जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होगी, तो मुझे पहले ये बताओ जनरल टर्म होती क्या है। जनरल टर्म मतलब क्या हुआ, जनरल टर्म का मतलब हुआ कि एवरी टर्म की जगह पर, एवरी टर्म, हर कोई टर्म ना लिखने की जगह पर केवल एक जनरल टर्म लिख दो और उसमें जो वैल्यू पुट करके वो कोई भी टर्म बना सकते हो। एक जनरल वैल्यू आपको देनी है कि भाई ये जनरल वैल्यू है, इसमें जो भी वैल्यू पुट करोगे आप कोई भी टर्म ले सकते हो। जैसे आपको याद होगा, आपको याद है एपी में हम क्या करते थे, जैसे ए है फर्स्ट टर्म, फिर ए प्लस डी है सेकेंड टर्म, फिर थर्ड टर्म ए प्लस 2d है, फोर्थ टर्म ए प्लस 3d है। अब मैं जो बोल रहा हूँ ना, फोर्थ टर्म में डी का जो कॉफिशिएंट है वो 3 आया है, थर्ड टर्म में डी का कॉफिशिएंट 2 आया है, सेकेंड टर्म में डी का कॉफिशिएंट 1 आया है। तो जो पोजीशन है टर्म की उससे एक कम डी का मल्टीप्लाई हो रहा है। सेकेंड अगर पोजीशन है, सेकेंड टर्म है तो यहाँ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, थर्ड टर्म है तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, फोर्थ टर्म है तो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम जनरल टर्म बोलते थे ना कि जनरल टर्म क्या होगी, आप बोलते थे टी एन क्या होगी, भाई ए तो सब में है प्लस, अगर एन टर्म बोल रहे हो तो एक कम मल्टीप्लाई करो डी में। तो ये बाय ऑब्जर्वेशन निकाली ना आपने। ऐसे ही इसमें सोचो कुछ, ऐसे ही इसमें सोच लेते हैं। क्या सोचते हैं इसमें कि इसकी जनरल टर्म क्या होगी। अब आप देखो, देखो फर्स्ट टर्म में 0 0, सेकेंड टर्म में 1 1 1, थर्ड टर्म में 2 2 2, फोर्थ टर्म में 3 3 3। यानी इससे क्या समझ में आ रहा है आपको बताओ, बोलो। इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि जो भी मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ थर्ड टर्म, ये थर्ड है, फर्स्ट सेकेंड, ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड। थर्ड टर्म में 2 आ रहा है, ठीक है, थर्ड टर्म में क्या आ रहा है 2, ओके। फोर्थ टर्म में 3 ज़्यादा आ रहा है, ज़्यादा बार आ रहा है ना 3। सेकेंड टर्म में 1 ज़्यादा बार आ रहा है, यानी इस 1 की इम्पोर्टेंस है, ठीक है। इस 1 की क्या है, जो भी आपका ज़्यादा बार आ रहा है उसी से हम जनरल टर्म थोड़ा सोचेंगे, ठीक है। अब कैसे सोचेंगे बताओ, आप ही सोचो पहले 1 मिनट के लिए। अगर मैं सोचो किसी भी पोजीशन के लिए जनरल टर्म लिखना चाहता हूं, फिर से बता रहा हूं, सेकेंड टर्म के लिए अगर जनरल टर्म लिखना चाह रहा हूं तो देखो 1 1 दिखाई दे रहा है, सेकेंड टर्म के लिए 1 1 दिख रहा है, थर्ड टर्म के लिए 2 2 दिख रहा है 2 2, फोर्थ टर्म के लिए 3 3 दिख रहा है, ठीक है। मतलब मैं जिस पोजीशन की बात कर रहा हूं उससे एक कम जो वैल्यू है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके लिए, टू जनरेट दी जनरल टर्म। अब मैं मान लेता हूं, देखो मैं ऐसे करता हूं, थर्ड टर्म को ले लेता हूं, चलो थर्ड टर्म को मैं जनरल टर्म में लिखना चाहता हूं, जनरल टर्म, जनरल टर्म। थर्ड टर्म को मैं अगर जनरल टर्म में लिखना चाहता हूं तो देखो मैं ये 2 2 को अज्यूम कर लेता हूं, आर है ये, तो क्या बनेगा एन सी आर एक्स रेज टू पावर एन माइनस आर और वाई रेज टू पावर आर। अगर मैं इसमें आर की जगह पर 2 रखता हूँ, आर की जगह पर 2 रखता हूँ तो ये थर्ड टर्म बन जाएगी। थर्ड क्यों है, फर्स्ट सेकंड थर्ड है ना, बन जाएगी। अगर इस आर की जगह पे मैं 1 लिखता हूँ तो ये सेकंड टर्म बन जाएगी। आर की जगह पर 3 लिखता हूँ तो ये फोर्थ टर्म बन जाएगी। बोलो एनसीआर तो सब देखो, ये बोलो एनसीआर तो आएगा आएगा, एस की पावर क्या है, इनका डिफरेंस है, देख लो
n/1 का डिफरेंस, n/2 का डिफरेंस, n और y की पावर r है। तो ये जनरल टर्म हो गई। बताओ, चलो कोई भी एग्जाम्पल देख लो, इसी में देख लो ना यार। देखो, अगर मैं फर्स्ट टर्म में बात कर रहा हूँ, अगर तुम्हें फर्स्ट टर्म निकालनी है, फर्स्ट टर्म नहीं है लेकिन सेकंड है, फर्स्ट तो ये है, फर्स्ट ये है, सेकंड। अगर तुम्हें सेकंड टर्म निकालनी है तो आपने r को 1 रखना है, हाँ ठीक है। अगर थर्ड टर्म निकालनी है तो r को 2 रख दो, ठीक है। अगर मैं r की वैल्यू चेंज करता जाऊंगा तो एक एक करके सारी टर्म बन जाएंगी। बस एक चीज देखो, बार बार बोल रहा हूं मैं, सेकंड टर्म में 1, सेकंड टर्म में r क्या है 1, थर्ड टर्म में r क्या है 2, देख लो 1 2 3, थर्ड टर्म में r 2 है, फोर्थ टर्म में r 3 है। तो जो ये r है और जो टर्म है, क्या पता चल रहा है, r की वैल्यू जो होगी टर्म के अकॉर्डिंग एक कम होगी, है ना। जो लोअर इंडेक्स r यूज कर रहा हूं मैं, किसी भी टर्म की बात कर रहा हूं, उसमें r में अगर देखो 2 बोलता हूं तो टर्म बनती है 3, r में अगर 3 बोलता हूं तो टर्म बनती है 4। जो लोअर इंडेक्स r है वो r+1 टर्म का होगा, यानी ये जो जनरल टर्म है किसकी है, tr+1 है टर्म। तो आपका NCR x⁻n−r y⁻r। अब रख के देख लो। चलो r में 0 रखता हूँ, फर्स्ट टर्म से चेक करते हैं। r में 0 रखता हूँ, r 0, तो क्या बनेगा, NC0 x⁻n y⁻0। तो देखो फर्स्ट टर्म बन गई ना, यहाँ भी फर्स्ट आ गया। T1 कब बनेगा, जब r 0 रख दूंगा। T2 कब बनेगा, सेकंड टर्म, जब r1 रख दूंगा। r1 रखूंगा तो सेकंड टर्म बन जाएगी, r2 रखूंगा तो थर्ड टर्म बन जाएगी, r3 रखूंगा तो फोर्थ टर्म बन जाएगी। समझ रहे हो। तो ये है आपका जनरल टर्म का फार्मूला। बताओ ये चीज़ समझ में आई कि नहीं। अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो देखो जनरल टर्म। अब देखो ये भी क्वेश्चन जेई का है, मैं सारे क्वेश्चन जेई के लिए हैं अब, ठीक है, क्योंकि कुछ है ही नहीं, बड़े इजी क्वेश्चन है, अब कहीं भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। करके देख लेते हैं। उसने कहा क्वेश्चन क्या है, लेट n बी पॉजिटिव इंटीजर है ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन। ये एक्सपेंशन है 1 + x⁻n और वो AP में है, यानी सेकंड, थर्ड और फोर्थ टर्म है ना, जो उसके जो कोफिशिएंट है वो AP में है। तो वैल्यू ऑफ n निकालनी है। तो कैसे स्टार्ट करोगे, आपके पास दे रखा है उसने सेकंड, थर्ड, फोर्थ टर्म, तो सबसे पहले वही निकालोगे। अब क्या करोगे, सबसे पहले वही निकालोगे, सेकंड, थर्ड और फोर्थ टर्म। चलो सेकंड टर्म निकालते हैं। सेकंड टर्म कैसे निकलती है, अभी मैं बता रहा हूँ बार बार। अगर सेकंड टर्म निकालनी है, सेकंड टर्म निकालनी है तो क्या लिखना पड़ेगा आपको, बोलो, ये 1 + 1, r की वैल्यू 1 लेनी पड़ेगी सेकंड टर्म में, थर्ड टर्म में r की वैल्यू 2 लेनी पड़ेगी, फोर्थ टर्म में r की वैल्यू 3 लेनी पड़ेगी, ठीक है। चलो T1 + 1 का क्या फॉर्मूला होगा, अभी आपने पढ़ा है, NCR, r 1 है इसमें, 1 लिख दिया, ठीक है। और ये है 1 + x, इसमें 1 वाला फर्स्ट, जब भी प्लस से पहले वाला होता है वो x होता है, ये ध्यान रखना है आपको, और प्लस के बाद वाला y होता है। तो 1 क्या आएगी, इन दोनों का डिफरेंस, और सेकंड वाला क्या है x, x⁻ क्या आएगा 1। ये तो बन गया आपकी सेकंड टर्म। अब वो बोलता है थर्ड टर्म। थर्ड टर्म कैसे लिखेंगे, वो कैसे बनेगी, T2 + 1, R2 होगा उसमें। तो NCR बोलते हैं, R2 होगा, 1 की पावर 2 होगी और x की पावर भी क्या होगी, सॉरी 1 की पावर n-2 होगी ना, हाँ, और s की पावर 2 होगी। ऐसे उसने बोला फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म क्या होगी, r क्या होगा 3 + 1, तो NC3 1n-3। और बोलो बोलो बोलो, इसको देखना है 1 + x को, ये 1 इसकी जगह आ रहा है, x की जगह पे क्या आ रहा है, x, y की जगह पे x आ रहा है, इस x की पावर 3, ठीक है। तो आपका क्या आ गया, उसने बोला कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट्स किसके, सेकंड, थर्ड और फोर्थ टर्म के।
तो सेकंड कॉफिशेंट क्या होता है, जो भी एक्स में मल्टीप्लाई हो रहा है, ये कॉफिशेंट है, ये कॉफिशेंट है, ये एपी में है। तो क्या कॉफिशेंट आए हैं बताना, एक कॉफिशेंट आया है, क्योंकि 1 की पावर तो कुछ भी लगा लो वो तो 1 ही रहेगा। एक कॉफिशेंट आया आपका NC1, एक कॉफिशेंट आया आपका NC2, एक कॉफिशेंट आया NC3, आर इन AP, ये बोल रहा है वो। अब AP में होता है तो आपको पता है सेकंड टर्म का ट्वाइस इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म। सेकंड टर्म का ट्वाइस कर दो, सेकंड टर्म का ट्वाइस 2 NC2 इज इक्वल टू होगा NC1 प्लस NC3। चलिए अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। NC2 क्या होता है 2 n -1 अपॉन में 2 फैक्टोरियल n2 इंटू 1। NC1 क्या होता है n होता है, तो NC3 क्या होता है n, 3 टाइम्स लिखना है रिड्यूस करते हुए 1 1, n -1 n -2, 3 टाइम्स हो गया है ना, नीचे 3 इंटू 2 इंटू 1, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ आ गया n -1 इज इक्वल टू, अब क्या आ जाएगा n प्लस n -1 n -2 अपॉन में 6। ठीक है, अब देखो n यहाँ पर भी है, n यहाँ पर भी है, n यहाँ पर भी है। अगर मैं n -1 इसमें से n कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा 1 प्लस n -1 n -2 अपॉन में 6। ओके, इस n से n कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बच गया n -1 इज इक्वल टू, यहाँ 1 है प्लस n -1 n -2 अपॉन में 6। इस 1 को भी इधर ले जाओ, अगर -1 और फिर एक 1 माइनस में और आएगा तो n -2 हो जाएगा, n -2 हो गया। इधर क्या बच गया n -1 n -2 अपॉन में 6। अब ये भी n -2 है, वो भी n -2 है, तो कैंसिल हो गया। तो यहाँ क्या आ जाएगा, क्रॉस में n -1 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा ना, तो n आ जाएगा 7। इतना आसान क्वेश्चन था, n पूछा था। कुछ किया मैंने इसमें, कुछ नहीं किया, बस देखो क्या कर रहा हूँ, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, सिंपल सी बात है। सेकंड टर्म का ये फार्मूला होता है, थर्ड टर्म का जनरल टर्म का फार्मूला आपको पता ही है। फोर्थ टर्म में R3 होगा, थर्ड टर्म में R2 होगा, सेकंड टर्म में R1 होगा, और फार्मूला NCR x रेज टू पावर n - r y रेज टू पावर r, x इसमें 1 है, y x है। अब देखो जनरल टर्म का एप्लीकेशन, मतलब कहाँ कहाँ जनरल टर्म लग सकती है, ठीक है, वो देखते हैं। सबसे, अगर आपको अननाउन कोई दे रखा है, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, और आपको वैल्यू ऑफ टर्म गिवन है, वैल्यू ऑफ टर्म जैसे बोलेगा फोर्थ टर्म ये है, फिफ्थ टर्म ये है, सिक्स टर्म ये है, और उसमें कोई अननाउन और होगा, वो फाइंड करना है। जैसे ये क्वेश्चन देखो 2001 में आया था, क्या कह रहा है, बाइनोमियल एक्सपेंस है a - b रेज टू पावर n और n ग्रेटर इक्वल टू 5 है, सम ऑफ फिफ्थ एंड सिक्स टर्म, वो कहता है ना टर्म वैल्यू ऑफ टर्म गिवन है, तो दे रखा है सम दे रखा है 0 है, तो a/b निकालना है। तो जैसे प्रीवियस क्वेश्चन किया सेम ही तो करना है। क्या करना है कि फिफ्थ और सिक्स टर्म का सम 0 दे रखा है, कर दो यार, इसमें क्या जाएगा, फिफ्थ टर्म T5 सिक्स टर्म T6, उसका सम 0 है। T5 को अभी मैं ऐसे लिख के दिखा रहा हूँ, फिर आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। 4 + 1 समझना है, R4 है T5 में, T6 में R5 है, ठीक है। जो फॉर्मूला लगता है ना NCR x रेज टू पावर n - r y रेज टू पावर r, उसका जो r है वो फिफ्थ टर्म में 4 होगा, सिक्स टर्म में 5 होगा। चलो लगाओ फॉर्मूला NCR। अब n क्या है इसमें, n है, देखो यहाँ इसमें लगाना है, इसमें n तो n है, x की वैल्यू a है, लेकिन y की वैल्यू क्या होगी, बोलो y की वैल्यू क्या होगी, -b। ध्यान रखना ये बात। चलो रखो NC बोलो 4, फर्स्ट वाले की पावर डिफरेंस, सेकंड वाले की पावर बोलो 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 R यानी 4। अरे समझ में आ रहा है ना, अरे NCR का फॉर्मूला ये होता है ना, NCR का फॉर्मूला ये होता है ना, xn - r और y रेज टू पावर r, पीछे वाले की पावर नीचे वाली आती है, इन दोनों का डिफरेंस x पे आता है, तो वही लगा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। प्लस इस पे लगाओ n तो n है,
आर की वैल्यू 5 है, NC5 ए रेज टू पावर n-5 और माइनस बी की पावर 5। माइनस बी कहाँ से आ रहा है, कहीं फिर भूल गए हो, ये रहा ना, इसमें देखते रहे ना, इसका मैंने इसकी मैंने 5th टर्म निकाली, इसी की मैंने 6th टर्म निकाली और सम क्या दे रखा है इज इक्वल टू 0। अब देखो इसमें तो माइनस बी की पावर 4 है, तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव को मैं दूसरी साइड में ले जाऊं, पॉजिटिव हो जाएगा फिर वो। ठीक है, चलो NC4 को ऐसे ही रख रहा हूं मैं, ए रेज टू पावर n-4 और बी रेज टू पावर 4 और उसको नेगेटिव को दूसरी साइड में ले गया NC5 ए रेज टू पावर n-5 और बी रेज टू पावर 5। अब देखो ध्यान से देखना, मुझे आंसर क्या लाना है उस पर भी देखना है मुझे, A/B। यहाँ देखो, यहाँ B 5 टाइम्स है, B 4 टाइम्स है, तो कैसे कैंसिल करते हैं, B की पावर 4 उसके अपॉन में जाएगा तो पूरा कट जाएगा, केवल B बचेगा ना, बोलो, है ना। यहाँ B 4 टाइम्स मल्टीप्लाई है, यहाँ B 5 टाइम्स मल्टीप्लाई है, कैंसिल हो गया, 1 टाइम बच गया B। अब देखो यहाँ थोड़ा सा बच्चों कन्फ्यूज होता है, यहाँ n-4 है, n-5 है, ए की पावर, तो n-4 बड़ा है कि n-5 बड़ा है, n-4 बड़ा है, तो छोटा वाला पूरा कैंसिल हो जाएगा ना। ये एक कम टाइम है, जितने भी टाइम है, सोचो n में 6 रखता हूँ, n अगर 6 रखता हूँ तो a की पावर 2 बन जाएगा, a की पावर 1 बन जाएगा, तो a तो बचेगा हर बार, कुछ ही वैल्यू रख लो, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर केवल ये कैंसिल करना है। तो आपको निकालना था A/B, तो a को बचा लो यहाँ पर, उस b को उठा के इधर ले आओ, आपका ऊपर NC5 है, NC4 है, तो A/B क्या आ जाएगा, आपको अगर सॉल्व करना, डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट कर लो, नहीं तो आपको ऐसे लिख लो, अगर आपको सॉल्व करने में दिक्कत है। n 5 टाइम्स लिखना है, 2 टाइम्स हो गया, 3 टाइम्स हो गया, कम करते जाना है, 5 टाइम्स हो गया, डिवाइड बाय 5 × 4 × 3 × 2 × 1। और सेकंड वाला जो डिवाइड में है, डिवाइड का साइन बना देता हूँ मैं, ये वाला, अब ये वाला 4 टाइम्स ओपन होगा, n 1 टाइम, 2 टाइम और 3 टाइम, और नीचे क्या आ जाएगा 4 × 3 × 2 × 1। अब इसे जब रेसिप्रोकल करेंगे, ठीक है, मैं आपको बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूँ क्वेश्चन, कि आपका कुछ भी माइंड में ऐसा नहीं है ऐसा क्यों हुआ। तो ये क्या हो जाएगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1, और ये क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 4 × 3 × 2 × 1, और नीचे क्या आ जाएगा n-1 n-2 n-3। कैंसिल कर दो, कहाँ तक, 3 तक सब कैंसिल हो जाएंगे, नीचे 4 3 2 1 4 3 2 1 4b, क्या बच गया A/B आ गया, n-4/5। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा आंसर। चलो, तो क्या कर रहे हैं हम, एक टाइप कर रहे हैं कि जनरल टर्म का कहाँ यूज हो रहा है, जब हमें अननाउन की वैल्यू निकालनी है और वैल्यू ऑफ टर्म दे रखी है कि 5th टर्म की वैल्यू ये है, उसमें एक अननाउन, जैसे इसमें अननाउन कुछ भी बोल दें, जैसे A/B निकालना था, 2 अननाउन थे, इसमें क्या कह रहा है, देखो 19 क्वेश्चन आया है, ये थोड़ा मेंस लेवल का अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ठीक है, थोड़ा सा इसमें 2 कंसेप्ट लग गए, एक तो जनरल टर्म लगेगी, एक लॉग का थोड़ा सा यूज हो गया है, तो लॉग का बेसिक भी आपको करना पड़ेगा। लॉग का भी मैं वीडियो जल्दी से डालने वाला हूँ, तो उसे भी देख लेना। देखो, इफ द 4th टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन इज इक्वल टू, 4th टर्म 200 दे रखी है, 4th टर्म आपकी क्या दे रखी है 200, और आपको बोलता है कि बताओ x की वैल्यू क्या होगी। चलो सॉल्व कर लेते हैं, इजी है, कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में। तो कैसे सॉल्व करेंगे यार, दे रखा है कि 4th टर्म, तो 4th टर्म से शुरू करेंगे, कहाँ से स्टार्ट करना है क्वेश्चन, 4th टर्म 200 है। अब मुझे बताओ जल्दी से, अगर 4th टर्म 200 है तो 4th टर्म में r कितना लेंगे, 3 ना। अब तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, t3 + 1 लिखेंगे ना इसको। अब बताओ t3 + 1 में r3 है, तो क्या फॉर्मूला होगा इसका, इसमें n की वैल्यू क्या है 6, NCR लिखते हैं ना, NCR x⁻n - r और y⁻r, तो n तो 6 है, r 3 है, रख दो, ठीक है, 6 C3
अब पहले वाला ये पूरा एक्स, ये पूरा है ना, ये पूरा एक्स है। चलो इस रूट को 1/2 कर लूँ, रूट ना लगाना पड़ेगा, ऐसे कर लूँ एक्स रेज टू पावर जो ये है ना 1/1 प्लस लॉग बेस 10x, ये पूरा x की पावर है। इस पूरे की पावर 1/2 कर लो, ये 1/2 ये है, रूट को मैंने 1/2 लिख लिया। अब लेकिन हमारा भी तो आएगा 3r, उसको लिख देता हूँ मैं, ये मैं अपना लिख रहा हूँ 3। और सेकंड y क्या है इसमें, x की 1/2 1/12 सॉरी 1/12, इसकी पावर क्या आएगी 3 आएगी। बोलो लो, और दिखने में ये लग रहा है कि देखो क्या क्या करना पड़ेगा, लेकिन जब करोगे तो बड़ा ईजी है। इतना सही है, बोलो अगर इतना सही है 6c3 कितना होता है ये बताओ। अगर नहीं पता कोई बात नहीं, कर लेते हैं सॉल्व। 6 × 3 × 2 3 टाइम्स, अरे 6 × 5 × 4 3 टाइम्स, ऐसे तो लिखते हैं। अरे अब तो याद हो जानी चाहिए आपको। अब देखो पावर से जब पावर होती है ना ऊपर मल्टीप्लाई होता है 3/2 हो जाएगा, और फिर ये एक पावर है तो तीनों ही मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो क्या हो जाएगा बोलो x रेज टू पावर 3/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इस पूरे पावर से, ये पूरी पावर है, इससे 3/2 ये बन गया, 3/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा 3/2 1 प्लस लॉग 10x। बोलो ठीक है, और ये हो जाएगा x की पावर 3/12 1/4, और पावर से पावर ऐड कर दूं डायरेक्ट, कम लिखना पड़ेगा, ये वैसे भी लेंथी सा क्वेश्चन है इसलिए मैं ज्यादा 1/4 कर रहा हूँ। अरे 1/4 क्यों लिख दिया मैंने, समझ में आया, समझ लो ये 3/12 हो गया, और 3/12 1/4 होता है, और बेस सेम है x तो पावर ऐड हो गई, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है ना। बोलो ठीक है, यहाँ से 6 से 6 कैंसिल हो गया, 20 हो गया। बोलो ठीक है इतना, अच्छा 20 इंटू, अब मैं एक काम करता हूँ, ये x की पावर इसका ना इसका एलसीएम ले लो ऊपर ही, एलसीएम क्या आएगा 4 1 प्लस लॉग 10x, और 2 से 6 हो जाएगा 6 प्लस 4 से डिवाइड होगा तो क्या होगा 1 प्लस लॉग 10x, और इधर रखा है 200। अब ये 200 और यहाँ 20 है, इसे भी हटा दो ना, सीधा काम कम कर लेते हैं थोड़ा सा। क्या हो जाएगा x रेज टू पावर 6 + 1 कितना हो जाएगा 7 प्लस, कुछ नहीं है लॉग सॉल्व कर रहे हैं बस, और कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, कैलकुलेशन है बस, और कुछ नहीं है। ये क्या है 4 1 प्लस लॉग 10x, और इधर क्या बन जाएगा बताना, 20 से 200 डिवाइड करेंगे 10 बन जाएगा ना। अब वेरिएबल की पावर x में है तो इसे सॉल्व करने का मेथड है कि आपको लॉग लेना पड़ेगा बहुत साइड, और एक बात ध्यान रखना, लॉग जो लोगे ना उसका बेस 10 लेना, यहाँ भी 10 यहाँ भी 10, तो आपको लॉग क्या लेना पड़ेगा 10 बेस पर। तो टेकिंग लॉग 10 बोथ साइड। अब थोड़ा सा ठीक है, हम क्या करते हैं, अगर मुझे लॉग लेना है बहुत साइड तो मैं कैसे लिखूंगा, लॉग आगे लिख दूंगा 10, यहाँ पे x के साथ लग गया, जो भी पावर वो आगे जाती है। अभी ले आऊँ कि अभी लिख के दिखाऊँ आपको, चलो थोड़ी सी मेहनत कर ही लेते हैं, अभी नहीं लेके आ रहा फिर आपको समझ नहीं आएगा ये स्टेप, अगले स्टेप में नीचे ले आऊँगा इसको डायरेक्ट। 1 प्लस लॉग 10x, ये पूरा x की पावर है ठीक है, इसको थोड़ा और बड़ा लिख देता हूँ, और इधर लॉग क्या लेंगे 10 बेस लेंगे, और यहाँ 10 है तो बताओ ये क्या हो जाएगा, राइट साइड वाला तो 1 हो जाएगा, राइट साइड वाला तो 1 हो गया। अब देखो ये होता है ना लॉग, आपने पढ़ा भी होगा क्या, लॉग m रेज टू पावर n हो तो n आगे आ जाता है ना, तो आगे ले आओ इसको मैं, चलो आगे ले आते हैं। 7 प्लस लॉग 10x अपॉन में 4 ब्रैकेट 1 प्लस
log 10x, आगे क्या है log 10x इज इक्वल टू है 1। इतना बताओ, सही है? बोलो। अब जो डिनोमीटर है वो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 1 से, ये मल्टीप्लाई में, तो आपको क्या आ गया 7 इंटू लॉग 10x प्लस लॉग 10x पे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, पावर 2 कर देता हूँ, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4 प्लस लॉग 10x। अब इसे क्वाड्रेटिक बनाने के लिए ना log 10x को कुछ अज्यूम कर लो, a b c d t कुछ भी कर लो, चलो लेट मान लेता हूँ इसे log 10x को t मान लेता हूँ। अगर t मानूंगा तो क्या बन जाएगा 7t प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस टी। ओके, इसको इधर ले आओ, 7t, ये सही किया है ना मैंने? देखो एक बात और सुनना, जब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं ना 4 प्लस 4, ये 4 यहाँ भी तो आएगा 4, नहीं समझे? ये 4 यहाँ भी तो होगा, कैलकुलेशन थोड़ी ध्यान से करनी है, तो 4 प्लस 4t, ठीक है। अब सब क्वाड्रेटिक बनाने के लिए टी स्क्वायर प्लस का 3t हो गया माइनस का 4, फैक्टर आपको पता ही है इसके क्या आएंगे, t माइनस 4 और t प्लस 1 आएगा ना, सॉरी t प्लस 4 t माइनस 1 आएगा, तो ऐड करने प्लस का 3 आना चाहिए। तो एक तो वैल्यू आ गई क्या, t की वैल्यू -4 और एक वैल्यू क्या आ गई t की वैल्यू 1। t क्या है हमारा log 10x इज इक्वल टू -4, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10⁻⁻4 और एक हो जाएगा log 10x इज इक्वल टू 1, तो x क्या आ जाएगा 10। अब कौन सा इसमें से इग्नोर करेंगे, अब उसने बोला x ग्रेटर देन 1 है, तो x ग्रेटर देन 1 है, तो इसमें देखो 10⁻4 तो क्या आएगा 1 से लेस देन आएगा 1/10⁻4, तो इसे इग्नोर कर देंगे, इग्नोर, और तो x इज इक्वल टू 10 आंसर आएगा आपका, करेक्ट आंसर है सी, ठीक है। चलो अब अगर आपका ऐसे भी क्वेश्चन आ जाए तब भी जनरल टर्म का यूज करते हैं, आइडेंटिफाइंग कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r, पूछेगा कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3 क्या होगा, कुछ ही पूछ सकता है कोफिशिएंट। इस क्वेश्चंस में ये 2 स्टेप में होता है, पहले तो आपको निकालना पड़ता है वो टर्म कौन सी होगी जिसमें x की पावर 4 आएगा, यानी पहले तो r की वैल्यू निकाली जाती है। इसमें सबसे फर्स्ट काम इसमें क्या किया जाता है, r की वैल्यू फाइंड। अब r की वैल्यू पहले तो पता चल जाती थी कि 4 टर्म है तो r 3 होता था, उसमें तो देता था, लेकिन इसमें क्या होता है कोफिशिएंट पूछता है, तो आपको इस क्वेश्चंस में क्या करना होगा, बोलो बताओ बताओ क्या करना होगा आपको। इस क्वेश्चन में पहले r निकालना होगा, जब आपका r निकल जाएगा उसके बाद आप बता पाओगे कि x की पावर 4 का कोफिशिएंट क्या होगा। क्लियर? चलो r कैसे निकलेगा, बस कुछ मत करो, जनरल टर्म का यूज करो। जनरल टर्म का कैसे यूज करते हैं, जनरल टर्म कैसे यूज करते हैं, जनरल टर्म होती क्या है ये बताओ, t बोलो r प्लस 1 इज इक्वल टू NCR, n क्या है इसमें बताना 10, c r तो फाइंड करना है पहले, x की वैल्यू x/2 की पावर क्या बन जाएगी 10 माइनस r। एक बात सोच के बताना, y गलत मत बोलना, -3/x मतलब y क्या होगा, माइनस का साइन बोलना साथ में, ठीक है, -3/x² की पावर क्या लग जाएगा r, ठीक है। तो t r प्लस 1 इज इक्वल टू 10 का कुछ नहीं पता, रहने दो। अब इसको अलग अलग कर लो, x की पावर तो हो जाएगा कितना बोलो 10 माइनस r, और 2 की पावर भी 10 माइनस r, यहाँ पर -1 पे अलग लगा दो पावर r, 3 की पावर r अलग लगा दो, और x की पावर 2r। अब आप क्या करोगे, x की पावर 2r, x की पावर 10 माइनस r, इसको क्या करोगे एक साथ लिख लो भाई, 10CR कांस्टेंट कांस्टेंट पहले सारे लिख लो, -1 रेज टू पावर r, ठीक है, 3 रेज टू पावर r, 2 रेज टू पावर 10 माइनस r, ठीक है। ऊपर क्या आएगा s की पावर 10 माइनस r,
और ये जब इन दोनों को देखो बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी ना, -2r। बोलो एक बार लिख लेता हूँ, 10cr -1 की पावर r 3 रेज टू पावर r 2 10 -r x रेज टू पावर क्या हो गया 10 - 3r। अब देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा, क्वेश्चन बोला है द कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 4। तो जब तक अगर कोफिशिएंट ऐसी पावर 4 बनाना है तो ये x रेज टू पावर 4, तो ये वैल्यू 4 के इक्वल रखनी पड़ेगी। ठीक है, आपको ये वैल्यू आपको चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4, तो ये वैल्यू आपकी 4 आनी चाहिए। तो 10 - 3r = 4, तो क्या आ जाएगा 3r = 6, r = 2। तो सबसे पहले तो आपको ये पता चला r 2 है तो कौन सी टर्म होगी बताओ, थर्ड टर्म होगी। निकालना क्या था इसमें, ये कोफिशिएंट निकालना था। चलो r की वैल्यू रख दो इसमें, तो कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 4 क्या होगा, r की जगह पे 2 रख दो, 10c2 -1 रेज टू पावर 2 3 रेज टू पावर 2 2 रेज टू पावर 10 - 2। 10c2 आता है ना, 10 × 9 2 × 1, -1 की पावर इवन है तो प्लस हो जाएगा, 3 रेज टू पावर 9 होता है, 2 रेज टू पावर 8। ये कितना होता है ऊपर 2 से कैंसिल हो गया 5 पर, तो कितना हो गया ऊपर 9 9 से 81, 81 × 5 5405, और 2 रेज टू पावर 8 कितना 256। तो आंसर आना चाहिए 405/256, ए आंसर। देखिए अभी कराने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है, आप भी बोर हो जाओगे। तो मैं और भी एग्जांपल आई, मुझे इसमें और कराना है क्योंकि मेंस में इसमें से ही क्वेश्चन आएंगे आपके जनरल टर्म में से। ठीक है, अब मैं रैशनल और इरेशनल टर्म्स फाइंड करना सिखाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही, ओके बाय बाय। कमेंट्स में बताना कैसा लगा वीडियो। ओके।